हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ था। तो उसमें से बहुत सारे करोड़ों लोग मारे मारे गए और बहुत तबाही हुआ। सभी देशों ने सोचा अगर फ्यूचर में ऐसी वॉर को रोकना है तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा जो शांति बनाए रखे। इसी सोच से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। तो अब क्या एम्स है इसका यूनाइटेड नेशंस का? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया में शांति बनाए रखना और वॉर को रोकना। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, सभी कंट्रीज के बीच दोस्ती और कोऑपरेशन बढ़ाना। सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, गरीबी, भूख, डिजीज, इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स जैसे इश्यूज मिलकर सॉल्व करना। प्रोमोट ह्यूमन राइट्स, सभी लोगों के ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम की प्रोटेक्शन करना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाना। अब प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएनओ अपने चार्टर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। सभी का मतलब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल ये है कि सभी कंट्रीज सॉवरेन और इक्वल है, ठीक है। सब मेंबर्स चार्टर के रूल फॉलो करें, ये सेकेंड है। थर्ड में है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ में है किसी कंट्रीज के अगेंस्ट फोर्सेस का यूज नहीं करेंगे। सब डिफेंस या यूएन अप्रूवल होगा, ठीक है। सब कंट्रीज यूएनओ के डिसीजन में कोऑपरेशन करेंगी। सिक्स में किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई दूसरा कंट्रीज उस कंट्री का इंटरफेयर नहीं करेगा उसके मैटर में। अब ओरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएनओ एक दिन में नहीं बनी, इसका पहले कई कॉन्फ्रेंसेस और डिक्लेरेशन हुआ। पर्सपेक्टिव ऑफ द यूएन, यूएनओ का विजन था वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड का शांति, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, फ्यूचर वॉर्स को रोकना। अब अटलांटिक चार्टर हुआ था, ये कब हुआ? ये अगस्त 1941 में हुआ। फ्रैंकलिन रॉजवेल्ट किया, ठीक है, और विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट जो है वो यूएसए का था एंड विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का था। अटलांटिक ओशन में मिले तो उन्होंने मिलकर अटलांटिक चार्टर अनाउंस किया। कौन अनाउंस किया? फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट यूएसए का था और विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का था। इनका मेन आइडिया था वॉर के बाद परमानेंट पीस, डेमोक्रेसी का सपोर्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रेशन का खिलाफ आवाज उठाना। अटलांटिक चार्टर को यूएनओ का फाउंडेशन माना जाता है। अब वॉशिंगटन का डिक्लेरेशन, तो फर्स्ट जनवरी 1942 को 26 कंट्रीज ने वॉशिंगटन में एक डिक्लेरेशन साइन की। इसमें सब ने प्रॉब्लम्स किया, ठीक है। एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अटलांटिक चार्टर के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे पहली बार यूनाइटेड नेशंस नाम का ऑफिशियल यूज हुआ। अब मॉस्को डिक्लेरेशन जो 1943 में हुआ था, तो यूएसए, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना ने मॉस्को में डिसाइड किया वॉर के बाद एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो पीस मेंटेन करेगी। ये यूएनओ बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप था। अब तेहरान कॉन्फ्रेंस ये 1943 में हुआ। तेहरान जो है वो ईरान में है। वहाँ रोजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन तीनों मिले। उन्होंने वॉर स्ट्रैटेजी के साथ फ्यूचर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की प्लानिंग भी डिस्कस की। अब याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ, फरवरी में हुआ 1945 में, ठीक है। तो रोजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन याल्टा में मिले। यहाँ पे डिस्कस हुआ यूएनओ बनाने का फाइनल प्लान, सिक्योरिटी काउंसिल बनेगा, परमानेंट मेंबर्स डिसाइड किए गए, वेटो पावर का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ। अब दुम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ। वॉशिंगटन डीसी में कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ यूएनओ के स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुआ, 25 अप्रैल से 26 जून तक 1945 में हुआ। 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, यूएनओ चार्टर को फाइनल किया, ठीक है।
अब चार्टर पर सिग्नेचर हुए इस कॉन्फ्रेंस में। ये यूएनओ की फाइनल बर्थ कॉन्फ्रेंस थी। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएनओ, तो 24 अक्टूबर 1945 को रिक्वायर्ड कंट्रीज ने चार्टर रेटिफाई कर दिया। इस दिन यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली स्टैब्लिश हो गए। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अब चार्टर ऑफ द यूएनओ, यूएनओ का चार्टर उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लिखा है यूएनओ का एम क्या है, यूएनओ का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेंबर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगी, पीस कैसे मेंटेन होगी, सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या होगा। सब मेंबर कंट्रीज को चार्टर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसका वाइड ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 में बहुत तबाही हुआ, कोर मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, कई सिटीज बर्बाद हो गई और दुनिया में डर का माहौल था। इसीलिए दुनिया के देशों ने सोचा अब हमें एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो फ्यूचर में वॉर को रोके, कंट्रीज के बीच पीस बनाए रखे और दुनिया के लोगों की हेल्प करे। इसी वजह से 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बना। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यूएनओ का सिर्फ एक काम नहीं है, इसके बहुत वाइड ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये यूएनओ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यूएनओ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वॉर को रोके, कंट्रीज के बीच फाइट्स को शांति से सॉल्व करे, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो तो मेडिटेशन और पीस कीपिंग के थ्रू उसे कंट्रोल करे। मतलब जब दो कंट्रीज लड़ने लगती है, यूएनओ उनसे बात करके वॉर रोकने की कोशिश करता है। यूएनओ चाहता है कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से रहे, दोस्ती रखे, कोऑपरेशन करे, ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। दुनिया में सिर्फ वॉर ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, क्लाइमेट चेंज, रेफ्यूजीज, पॉल्यूशन। यूएनओ अलग अलग एजेंसीज के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे WHO हेल्थ के लिए, यूनिसेफ चिल्ड्रंस के लिए एंड यूनेस्को एजुकेशन के लिए। अब टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, तो हर इंसान को जीने का अधिकार है, ठीक है, जीने का राइट्स है, फ्रीडम है, एजुकेशन है, इक्वालिटी है, मिलना चाहिए। ये सारा चीज हर इंसान को मिलना चाहिए। यूएनओ ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। 1948 में यूएनओ जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR भी अडॉप्ट किया, ठीक है। तो यूएनओ चाहता है कि सब कंट्रीज डेवलप करे, इसीलिए वो सपोर्ट करता है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ताकि दुनिया में गरीबी कम हो। आज के टाइम में कोई भी कंट्री अकेली हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, इसीलिए यूएनओ कंट्रीज को मिलाकर काम करना चाहता है, जैसे पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, सब मिलकर ही सॉल्व हो सकता है। यूएनओ के हिसाब से छोटा देश हो या बड़ा देश, सब इक्वल है, हर मेंबर कंट्री की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट किया जाता है। यूएनओ ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ सपोर्ट दिया, साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाया, बहुत सी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलने में मोरल सपोर्ट दिया। यूएनओ सिर्फ आज के डेवलपमेंट की बात नहीं करता, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान ना हो। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स SDGs पर भी काम करता है, ठीक है। तो यूएनओ का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना, कंट्रीज का डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट में हेल्प करना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना, रेफ्यूजीज की मदद करना, इंटरनेशनल लॉ का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रीएम्बल ऑफ यूएन। तो इसका प्राइमरी पढ़ लेते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो प्रीएम्बल का मतलब होता है इसका मतलब होता है भूमिका, मतलब जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, वैसे ही यूएन चार्टर का भी प्रीएम्बल है। यूएन प्रीएम्बल बताता है कि यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया और उसके मेन आइडियल्स क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही देखने के बाद दुनिया का देशों ने डिसाइड किया अब हम मिलकर ऐसी दुनिया बनानी है जहां वॉर ना हो, शांति हो और सब देश एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। तो मेन आइडियाज क्या है प्रीएम्बल का, तो फ्यूचर जनरेशन को वॉर से बचाना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना, सभी कंट्रीज की इक्वालिटी को मानना, जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना, सोशल प्रोग्रेस और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, नेशंस के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना।
तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूएनओ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये यूएनओ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वॉर को रोकना और कंट्रीज का डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, सब कंट्रीज के बीच दोस्ती और कोऑपरेशन बढ़ाना। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंट फ्यूचर वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी तबाही दोबारा ना हो। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अलावा यूएनओ के और भी इम्पोर्टेंट काम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर कंट्रीज की इकोनॉमी इंप्रूव करना। सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सब कंट्रीज को मिलाकर काम, मतलब सब कंट्रीज को मिलकर काम करने के लिए इंकरेज करना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन जैसे इश्यूज पर काम करना। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर और रेफ्यूजी क्राइसिस के टाइम हेल्प पहुंचाना। प्रमोट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रूल्स और एग्रीमेंट्स का रिस्पेक्ट करवाना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। ये प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 में दिया गया है, ठीक है। इनका मेन पर्पस है दुनिया में शांति, कोऑपरेशन और इक्वालिटी बनाए रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ के हिसाब से हर कंट्री बराबर है, चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, भूटान हो, सबकी सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट किया जाता है। छोटे या बड़े देश होने से उसकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी कम या ज़्यादा नहीं होती। अब पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर दो कंट्रीज के बीच प्रॉब्लम हो जाए तो पहले बातचीत, मेडिएशन और या इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। यूएनओ नहीं चाहता कि हर प्रॉब्लम का सलूशन वॉर हो। नो यूज ऑफ फोर्सेस, तो कोई कंट्री बिना वजह किसी दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करेगी। फोर्सेस का यूज सिर्फ सेल्फ डिफेंस में या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन से किया जा सकता है। अब फुलफिलमेंट ऑफ चार्टर ऑब्लिगेशंस, जो भी कंट्री यूएनओ की मेंबर है उसे यूएन चार्टर के रूल्स फॉलो करने होंगे, ये हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब असिस्टेंस टू द यूनाइटेड नेशंस, जब यूएनओ को कोई भी पीसफुल मिशन या एक्शन करे तो मेंबर कंट्रीज को उसकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। एक कंट्री को दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में बिना वजह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जैसे इलेक्शंस, इंटरनल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट चेंज, ये उस देश का अपना मैटर होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करे तो यूएनओ का मेंबर्स मिलकर पीस रिस्टोर करें की कोशिश करें। आइडिया ये है, एक पर अटैक सबके लिए कंसर्न, ठीक है, इनका आइडिया, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेटो पावर प्रॉब्लम्स, तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस के पास वेटो पावर है। अगर इनमें से एक भी नो बोल दे तो रिजोल्यूशन पास नहीं होता। इस वजह से कई इंपॉर्टेंट डिसीजन रुक जाता है। डोमिनेंस ऑफ पावरफुल कंट्रीज, बड़े और पावरफुल कंट्रीज के यूएनओ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कभी कभी छोटे देशों की बात उतनी इम्पोर्टेंस नहीं पाती, ठीक है, छोटे छोटे देश को कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। अब फेलर टू प्रिवेंट वॉर्स, यूएनओ हर वॉर का रोक नहीं पाया, ठीक है, तो यूएनओ जो है वो हर वॉर को नहीं रोक पाया, जैसे रुआंडा गेनोसाइड जो 1994 में हुआ, इराक वॉर 2003 में हुआ, सीरिया क्राइसिस, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए लोग कहते हैं कि हर कई बार यूएनओ वीक नजर आता है। अब स्लो डिसीजन मेकिंग, यूएनओ में बहुत डिसीजन और वोटिंग होती है, इमरजेंसी सिचुएशंस में डिसीजन लेने में देर हो जाती है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यूएनओ को चलाने के लिए मेंबर कंट्रीज पैसा देती है, कभी कभी कुछ कंट्रीज टाइम पर कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती, मतलब कभी कभी कुछ कंट्रीज होता है वो टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देती, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। अब लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर, यूएनओ खुद की परमानेंट आर्मी नहीं रखता, उससे मेंबर कंट्रीज की हेल्प पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए कई बार वो अपने डिसीजंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो यूएनओ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि इसे चलाने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए हैं। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन है, हर ऑर्गन को अपना अलग काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो 6 जो प्रिंसिपल्स ऑर्गन है उनका नाम
फर्स्ट है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली को यूएनओ की पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ यूएनओ के सभी मेंबर कंट्रीज होते हैं। हर कंट्री के पास एक वोट होता है, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया, ठीक है। अब वर्ल्ड, इसका मेन फंक्शन है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और डिस्कशन, ठीक है। अब बजट पास करना, न्यू मेंबर कंट्रीज को रिकमेंड करना, सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन, सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट में रोल। तो ये यूएनओ का सबसे रिप्रेजेंटेटिव और है। अब है सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएनओ का सबसे पावरफुल ऑर्गन है। इसका मेन काम है दुनिया में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। टोटल 15 मेंबर्स, तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स जो है वो यूएसए, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। अब 2 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशल पावर्स है, परमानेंट मेंबर के पास वेटो पावर होती है। फंक्शंस क्या है, पीस कीपिंग मिशन, सैंक्शन लगाना, मिलिट्री एक्शन अप्रूव करना, इंटरनेशनल पीस का प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये ऑर्गन दुनिया के इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चरल इस इश्यूज पर काम करते हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीजे कहा जाता है, आईसीजे को वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। तो ये वर्ल्ड कोर्ट कहाँ पे है, द हैग, नीदरलैंड में है। ये कंट्रीज के बीच लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करता है। ये इंटरनेशनल लॉ की इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है। सिर्फ कंट्रीज केसेस ला सकती है, इंडिविजुअल लोग नहीं। सिर्फ यहाँ का जो इश्यूज है वो कोई इंसान नहीं लेके आ सकता इश्यूज वगैरह, ये सिर्फ एक कंट्रीज ही केसेस ला सकती है। अब सेक्रेटरीट, तो ये यूएनओ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। इसका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के डेली काम को मैनेज करता है, जैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। रिपोर्ट्स बनाता है, यूएनओ के प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो इसका काम था उन टेरिटरीज की देखभाल करना जो इंडिपेंडेंट नहीं थी। जब सब ट्रस्ट टेरिटरीज इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है, तो इसका काम लगभग खत्म हो गया। 1994 से ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिवेट हो गई, क्योंकि सारा जो कंट्रीज है वो ट्रस्ट टेरिटरी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब आप लोगों की बुक में जनरल असेंबली थोड़ा डीप में दिया हुआ है। तो जनरल असेंबली को यूनाइटेड नेशंस की पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ये यूएनओ का सबसे बड़ा और सबसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। यहाँ यूएनओ के सभी मेंबर कंट्रीज शामिल होते हैं, चाहे कंट्री छोटी हो या बड़ी, हर कंट्री का सिर्फ एक वोट होता है। इसीलिए जनरल असेंबली को डेमोक्रेटिक ऑर्गन भी कहा जाता है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली, तो यूएनओ का सभी मेंबर कंट्रीज जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं। आज 193 मेंबर कंट्रीज है। हर कंट्री मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। एक कंट्री एक ही वोट दे सकता है। हर साल जनरल असेंबली अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, प्रेसिडेंट मीटिंग्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली की मीटिंग्स को सेशन कहते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट में है रेगुलर सेशन, हर साल सितंबर में न्यूयॉर्क में शुरू होता है। इसमें दुनिया के इम्पोर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है। स्पेशल सेशन, तो अगर कोई इमरजेंसी या इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इशू आ जाए तो स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। ये सेक्रेटरी जनरल या मेंबर कंट्रीज की रिक्वेस्ट पर हो सकता है। अब इमरजेंसी स्पेशल सेशन, अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी इशू डिसीजन नहीं ले पाता, जैसे वेटो की वजह से, तो इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाई जा सकती है, ठीक है। इसमें अर्जेंट मैटर्स पर डिस्कशन होता है। अब कमिटीज ऑफ द जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई है। इसका मेन कमिटीज है फर्स्ट कमिटी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, तो इसका काम है आर्म्स को कंट्रोल करना, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब सेकेंड कमिटी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल काम करती है, ठीक है, जैसे इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया। थर्ड कमेटी जो है वो सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल को लेकर काम करती है, जैसे ह्यूमन राइट्स, वुमेन, चिल्ड्रन, रेफ्यूजीज, एजुकेशन। अब फोर्थ कमेटी जो है वो स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन का काम करती है, जैसे डीकोलोनाइजेशन हो गया, पीस कीपिंग हो गया, पॉलिटिकल इश्यूज हो गया। अब फिफ्थ कमेटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी लेके काम करती है, जैसे यूएनओ का बजट, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। अब सिक्स्थ कमेटी जो है वो लीगल कमेटी को लेकर काम करती है, जैसे इंटरनेशनल लॉ, लीगल इश्यूज, ट्रीटीज। अब कुछ इम्पोर्टेंस है जनरल असेंबली का, सभी
कंट्रीज को इक्वल वोट मिलता है, वर्ल्ड इश्यूज पर डिसीजन होता है, यूएनओ का बजट अप्रूव करती है, न्यू मेंबर्स को रिकमेंड करती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकम एक्सपेंडिचर, लीगल मैटर्स, इकोनॉमिक मैटर्स एक्सेट्रा। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो वो जो है वो दुनिया में लगभग सभी देश मिलकर इंटरनेशनल इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। इसका काम सिर्फ डिस्कशन करना नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, लॉ, बजट और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बहुत सारा मैटर्स पर रिकमेंडेशन देना भी है। अब पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी मैटर्स, तो जनरल असेंबली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज पर डिस्कशन करती है। इसका मेन फीचर्स है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट्स पर डिस्कशन करना, डिसआर्मेंट जैसे वेपन्स काम करने को सपोर्ट करना, वेपन्स का जो काम करते हैं उसको सपोर्ट करना, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट डिस्कस करना, पीस कीपिंग ऑपरेशन पर रिकमेंडेशन देना। तो फाइनली मिलिट्री एक्शन का डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल लेता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकम एक्सपेंडिचर, यूएनओ को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो जनरल असेंबली यूएन का एनुअल बजट अप्रूव करती है। जनरल असेंबली मेंबर्स कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूशन देंगे ये डिसाइड करती है। जनरल असेंबली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को अप्रूव करती है। जनरल असेंबली यूएनओ के फाइनल मैटर्स पर नजर रखती है, इसीलिए इसे यूएनओ का फाइनेंशियल कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब लीगल मैटर्स, तो जनरल असेंबली इंटरनेशनल लॉ से जुड़े इश्यूज पर भी काम करती है। इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करना जैसे हो गया लीगल कन्वेंशन और ट्रीटीज पर डिस्कशन करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे से रिलेटेड मैटर्स पर रोल, लीगल कमिटीज के थ्रू कानूनी इश्यूज पर रिकमेंडेशन। अब इकोनॉमिक मैटर, तो जनरल असेंबली दुनिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी ध्यान देती है, जैसे पॉवर्टी कम करना, गरीबी कम करना, डेवलपिंग कंट्रीज के हेल्प, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स एसडीजीएस को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट पर डिस्कशन। ये काम अक्सर ईसीओएसओसी के साथ मिलकर किया जाता है। अब है प्रोसीड्यूर, तो जनरल असेंबली एक फिक्स प्रोसीड्यूर फॉलो करती है, जैसे इसका स्टेप 1 है प्रेसिडेंट मीटिंग शुरू करता है, स्टेप 2 में एजेंडा मतलब किस टॉपिक पर डिसीजन होगा वो डिसाइड होता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में है मेंबर कंट्रीज अपनी बात रखती है। स्टेप 4 डिस्कशन के बाद रिजोल्यूशन मतलब प्रपोजल लाया जाता है। स्टेप 5 में वोटिंग होती है। स्टेप 6 में रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। अब रूल्स ऑफ द जनरल असेंबली, इसका मेन रूल है हर कंट्री का वोट एक होगा, सब कंट्रीज इक्वल है, प्रेसिडेंट मीटिंग कंडक्ट करता है, डिबेट के बाद वोटिंग होती है, इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब वोटिंग प्रोसीड्यूर, तो वोटिंग 2 तरह की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बजट, इलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, तो इन सब के लिए 2/3 मेजॉरिटी मतलब वो 2/3 वोट्स चाहिए। अब ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में आता है आप लोगों का, बाकी नॉर्मल मैटर्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी 50% +1 से डिसीजन हो जाता है। अब एफर्मेटिव वोट में आता है, एफर्मेटिव वोट का मतलब होता है YES, यस वोट समर्थन में वोट, ठीक है। तो अगर कोई कंट्री किसी प्रपोजल को सपोर्ट करती है तो वो एफर्मेटिव वोट देती है। 100 कंट्रीज वोटिंग कर रही है, 70 यस में एफर्मेटिव और 20 नो में, तो 10 जो है वो एब्स्टेन होगा। इसका मतलब है जैसे अगर 100 कंट्रीज वोटिंग कर रही है, 70 का आंसर यस है और 20 का आंसर नो है, तो प्रपोजल पास हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर इंसान का जो कहने का मतलब है वो राइट है, ठीक है। तो और कम इंसान 20 कंट्रीज जो है वो मना कर रही है, तो ज्यादा कंट्रीज अगर हाँ कर रही है तो प्रपोजल पास हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। सबसे पहले ये समझिए कि जनरल असेंबली तो वर्ल्ड पार्लियामेंट क्यों कहा जाता है। तो सोचिए इंडिया में पार्लियामेंट होती है जहां देश के इम्पोर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन होते हैं, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस की पार्लियामेंट जनरल असेंबली है जहां दुनिया के 193 देश मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जनरल असेंबली के डिसीजन ज्यादातर रिकमेंडेशन होते हैं, डायरेक्ट लॉ नहीं होते। अब डिस्कशन एंड जनरल डिबेट, हर साल सितंबर में जनरल असेंबली की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में लगभग हर कंट्रीज का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर स्पीच देता है। यहाँ डिस्कशन होता है वॉर, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हर कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम और सजेशंस बताती है। अब नेक्स्ट है डिस्कशन एंड डिबेट। जनरल डिबेट
के बाद किसी स्पेसिफिक इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल का पैलेस्टाइन इश्यूज, रिफ्यूजी क्राइसिस। सब कंट्रीज अपनी ओपिनियन देती है, उनके बाद एक रिजोल्यूशन मतलब प्रपोजल लाया जाता है, वोटिंग होती है, अगर मेजॉरिटी सपोर्ट करे तो रिजोल्यूशन पास हो जाती है। रिकमेंडेशन फॉर लेजिस्लेशन, जनरल असेंबली खुद लॉ नहीं बनाती लेकिन इंटरनेशनल लॉ बनाने के लिए रिकमेंडेशन देती है, जैसे ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, सी लॉ, रिफ्यूजी राइट्स। इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर बाद में इंटरनेशनल ट्रीटीज और कॉन्वेंशंस बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। ये जनरल असेंबली की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो क्या हुआ था कि 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। इसमें कहा गया हर इंसान को मिलना चाहिए राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वर्क। आज दुनिया के ह्यूमन राइट्स लॉ के बेस इसी डिक्लेरेशन को माने जाते हैं। अब है फंक्शंस रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जनरल असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जीए। ठीक है, तो वर्ल्ड पीस पर जीए जो है, तो ये जनरल असेंबली वर्ल्ड पीस पर डिस्कशन करती है, सिक्योरिटी काउंसिल को रिकमेंडेशन देती है, पीस कीपिंग मिशन को सपोर्ट करती है, वेपन्स कम करने, डिस्कार्डमेंट की बात करती है। अब याद रखिए, वॉर शुरू या मिलिट्री एक्शन अप्रूव करने की पावर सिक्योरिटी काउंसिल के पास होती है, जनरल असेंबली के पास नहीं होती है। अब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल पीस, जनरल असेंबली कंट्रीज को समझाती है लड़ने से कुछ नहीं होगा, बैठकर बात करो। ये नेगोशिएशन, मेडिएशन, पीस टॉक्स को प्रमोट करती है। अगर वॉर का डेंजर हो तो उस पर इमरजेंसी डिस्कशन कर सकती है। अब पॉलिटिकल फंक्शंस, जनरल असेंबली पॉलिटिकल मैटर्स पर भी काम करती है, जैसे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करना। यानी हर कंट्रीज को अपनी गवर्नमेंट चूज करने का हक मिलना चाहिए। अब इसराइल इमरजेंस, 1947 में पैलेस्टाइन पर बहुत डिस्प्यूट था, जनरल असेंबली ने पार्टीशन प्लान पास किया, उसके हिसाब से एक इजराइल स्टेट बनेगी, एक पैलेस्टाइन स्टेट बनेगी। 1948 में इजराइल इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गया, इसीलिए इजराइल का जो क्रिएशन है उसमें जनरल असेंबली का इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टिव फंक्शंस। इलेक्टिव का मतलब होता है इलेक्शन करना। ठीक है, तो जनरल असेंबली सिर्फ डिस्कशन ही नहीं करती बल्कि यूएनओ के कई इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन भी करवाती है। जनरल असेंबली किन किन का इलेक्शन करवाती है? वो सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इन 10 मेंबर्स का इलेक्शन जनरल असेंबली करती है। ये मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब ECOSOC, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स। तो जनरल असेंबली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स का भी इलेक्शन करती है। ये मेंबर्स दुनिया के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर काम करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के जजेस, मतलब ICJ में 15 जजेस होते हैं। इनका इलेक्शन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर करती है। जज का टर्म 9 साल होता है। अब सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। सिक्योरिटी काउंसिल किसी एक कैंडिडेट का नाम रिकमेंड करता है, उसके बाद जनरल असेंबली उसकी अपॉइंटमेंट अप्रूव करती है। इसीलिए सेक्रेटरी जनरल बनने में जनरल असेंबली का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब सुपरविजन एंड रिव्यू, तो जनरल असेंबली यूएनओ के दूसरे ऑर्गन्स के काम पर नजर रखती है। हर साल सिक्योरिटी काउंसिल, ECOSOC, ICJ, सेक्रेटरी जनरल अपनी रिपोर्ट जनरल असेंबली को देते हैं। जनरल असेंबली उन रिपोर्ट्स को पढ़कर डिस्कस करती है, अगर कहीं कमी हो तो सजेशन देती है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर WHO किसी हेल्थ प्रोग्राम में एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना दे तो जनरल असेंबली उसके काम पर डिस्कशन कर सकती है। ठीक है, अब सुपरविजन बाय जनरल असेंबली, ये सुपरविजन सिर्फ रिपोर्ट्स देखने तक लिमिटेड नहीं है। जनरल असेंबली देखती है यूएनओ का बजट सही सही यूज हो रहा है या नहीं, एजेंसीज अपने काम ठीक से कर रही है या नहीं, पीस कीपिंग मिशंस इफेक्टिव है या नहीं। यानी जनरल असेंबली एक सुपरवाइजर की तरह काम करती है। अब रोल रिगार्डिंग नॉन मेंबर स्टेट्स, हर कंट्री यूएनओ की मेंबर नहीं होती, लेकिन जनरल असेंबली नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ भी
रिलेशन रखती है। अब मतलब एग्जांपल में पैलेस्टाइन को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। ऑब्जर्वर कंट्रीज मीटिंग्स अटेंड कर सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकती। जनरल असेंबली नॉन मेंबर स्टेट को भी पीस और इंटरनेशनल लॉ फॉलो करने के लिए इंकरेज करती है। अब फाइनेंशियल फंक्शंस, तो यूएनओ को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ऑफिसेस चलाना, स्टाफ की सैलरी, पीस कीपिंग मिशंस, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ जैसे प्रोग्राम, सबके लिए बजट लगता है, पैसा लगता है। ये बजट जनरल असेंबली अप्रूव करती है। फाइनेंशियल फंक्शंस मतलब एनुअल बजट पास करना, एक्सपेंसेस अप्रूव करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना, पैसा सही जगह यूज हो रहा है या नहीं ये देखना। इसीलिए जनरल असेंबली को यूएनओ का फाइनेंशियल कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन। यूएनओ को पैसा कहाँ से मिलता है? मेंबर कंट्रीज से। हर कंट्री अपनी इकोनॉमी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देती है। एग्जांपल में दिया हुआ है, यूएसओ ज़्यादा पैसा देता है, इंडिया उससे कम देता है, छोटे कंट्रीज और कम कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर कोई कंट्री 2 साल तक कंट्रीब्यूशन नहीं देती तो कुछ सिचुएशन में उसका जनरल असेंबली में वोटिंग राइट सस्पेंड हो सकता है यूएन चार्टर्स के रूल के हिसाब से। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।